जेएनयू में जो एडमिशन होता है पीएचडी में, तो वो आपके दो माध्यम से होता है। एक तो जेआरएफ के थ्रू डायरेक्ट एडमिशन होता है, जिसमें आपका डायरेक्ट इंटरव्यू होता है और आपका मेरिट के आधार पर आपका एडमिशन होता है उसमें। दूसरा, कुछ सेंटर जो है एंट्रेंस एग्ज़ाम कंडक्ट कराते थे और उस एंट्रेंस एग्ज़ाम में आपका मार्क्स के हिसाब से आपका कट ऑफ डिसाइड किया जाता था और आपका इंटरव्यू होता था और दोनों का वेटेज मिलाकर आपका एडमिशन होता है। और जैसे सीपीएस की बात की तो सीपीएस में क्या होता है कि एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है और एंट्रेंस एग्ज़ाम का 70% वेटेज होता है और इंटरव्यू का 30% वेटेज होता है। दोनों को कंबाइन करके आपका मेरिट लिस्ट बनता है। तो इसी पर बात करने के लिए, एंट्रेंस एग्ज़ाम पर बात करने के लिए मेरे दोस्त राहिल हैं, जिन्होंने पिछले बार आपके जो सेंटर फॉर पॉलिटिकल स्टडीज़ है और कंपैरेटिव पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिकल थ्योरी जो सेंटर है, उन दोनों सेंटर में इन्होंने टॉप किया था एंट्रेंस एग्ज़ाम में। सीपीएस में इनके 80+ मार्क्स आया था और कंपैरेटिव पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिकल थ्योरी में 90+ मार्क्स था इनका। और फॉर्चुनेटली इनका दोनों में एडमिशन हुआ था और इन्होंने सीपीएस ज्वाइन किया हमारे साथ और हमारे साथ अभी इनका कोर्स वर्क चल रहा है और हम लोग कोर्स वर्क को इंजॉय कर रहे हैं। अभी सेकेंड सेमेस्टर चालू होने वाला है। तो वहीं इनका स्ट्रेटजी क्या था कि इन्होंने इतना हाईएस्ट मार्क्स लाया। जैसे आप सभी को पता होगा कि जेएनयू का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है काफ़ी स्टैंडर्ड हुआ करता था। तो उसी पर जानने के लिए हम लोग आज इनसे बात करेंगे कि इनका स्ट्रेटजी क्या था एंट्रेंस एग्ज़ाम के प्रति। तो सबसे पहले तो ब्रीफ इंट्रोडक्शन दीजिएगा राहिल आप अपना, और ब्रीफ इंट्रोडक्शन दीजिए, उसके बाद हम लोग डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे और आपका स्ट्रेटजी जानेंगे कि आपका स्ट्रेटजी क्या था एंट्रेंस एग्ज़ाम के प्रति। थैंक यू विकास। मेरा नाम राहिल बशीर है। आई एम करेंटली ए रिसर्च स्कॉलर एट सेंटर फॉर पॉलिटिकल स्टडीज़ जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी। मेरा एक्चुअली जो बैकग्राउंड है दैट इज़ इन इंजीनियरिंग। आई डिड माई बैचलर्स इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम NIT श्रीनगर। उसके बाद आई शिफ्टेड टू सोशल साइंसेज एंड एज अ रिजल्ट आई completed my masters in politics with specialization in international studies from School of International Studies, JNU. Right now I am a रिसर्च स्कॉलर एट सेंटर फॉर पॉलिटिकल स्टडीज़ और विकास मेरे बैचमेट हैं। और आप एरिया ऑफ इंटरेस्ट भी बता दीजिए क्या आप। मेरे माई एरियाज ऑफ इंटरेस्ट लाइक ब्रॉडली इन द फील्ड ऑफ इंटेलेक्चुअल हिस्ट्री, कश्मीर स्टडीज़, पॉलिटिकल इकोनॉमी, न्यू लिबरलिज्म एंड हिंदू नेशनलिज्म। और जो मेरा रिसर्च का काम भी है दैट लुक्स एट द कॉन्फ्लुएंस ऑफ हिंदू नेशनल स्टेट क्राफ्ट एंड न्यू लिबरलिज्म vis-a-vis कश्मीर, particularly in the aftermath of abrogation of Article 370 and Article 35. जैसे राहिल, मुझे जैसे पता है कि आपका जेआरएफ भी है और जेआरएफ आपका 2022 में हुआ था और 2022 मेरी सबसे शानदार रहा आपके लिए कि आपने कॉम्पिटिटिव पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिकल थ्योरी में भी आपका हाईएस्ट मार्क था और सीपीएस सेंटर जो कि सेंटर फॉर पॉलिटिकल स्टडी उसमें भी आपका हाईएस्ट मार्क था। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपने जो एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी चालू किया पीएचडी का, तो आपने शुरुआत कैसे किया? वो आपका प्रीवियस पेपर था कि सिलेबस देखना था? तो शुरुआती बिंदु क्या था? आपने स्ट्रेटजी कहाँ से बनाना चालू किया? जी बिल्कुल। पहले स्टार्ट तो आप यूजुअली करते हैं कि सिलेबस क्या है, व्हाट आर दे गोना आस्क इन द एग्जामिनेशन में क्या पूछने वाले हैं वो लोग। तो इसीलिए फर्स्ट यू लुक एट द सिलेबस। और पर्टिकुलरली एज फार एज एग्जाम्स आर कंसर्न तो उनमें आपको जो स्टडीज़ हैं वो आपको रेस्ट्रिक्ट करनी पड़ती हैं तो पर्टिकुलर एग्जाम, लाइक एग्जाम में क्या पूछने वाले हैं, तो आपको ज़्यादा डाइवर्जेंस या डाइग्रेस होने की ज़रूरत नहीं पड़ती। फिर इसीलिए इट इज़ क्रूशियल कि यू लुक एट द सिलेबस कि क्या पूछने वाले हैं वो लोग। सिलेबस को आप डिटेलली पढ़ लीजिए, डिटेलली उसको एनालाइज कर लीजिए, फिर उसके बाद आप प्रोसीड कर लेंगे विद योर स्टडीज़। सेकेंड क्वेश्चन मेरा आपसे यह रहेगा कि जैसे राहिल आपको पता है कि जब हम लोग सिलेबस देखते हैं और खासकर इस बार का अगर आप देखें तो जो इस बार NTA एग्जाम कंडक्ट करा रहा है और JNU, DU, BHU और अम्बेडकर यूनिवर्सिटी जो लखनऊ में है, उन सबके लिए ही कंबाइंड एग्जाम होगा। और उनका कहना है कि 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसमें 50 क्वेश्चन आपका रिसर्च मेथोडोलॉजी का रहेगा और 50 क्वेश्चन आपका पॉलिटिकल साइंस का होगा। हम लोग दोनों सेक्शन पर बात करेंगे। तो सबसे पहले पॉलिटिकल साइंस की बात करते हैं कि पॉलिटिकल साइंस को लेकर आपका क्या स्ट्रेटजी था। फर्स्ट इसको थोड़ा सा बताइएगा। दूसरा कि उसमें सोर्सेज आपने क्या क्या इस्तेमाल किया था, उसको थोड़ा सा प्रकाश डालिए। जी श्योर। ये जो दो एग्जाम्स हैं, नेट एग्जाम एंड पॉलिटिकल साइंस एंट्रेंस एग्जाम इन JNU, इनकी दो डिफरेंट स्ट्रैटेजीज हैं एंड द सोर्सेज यू हैव टू लुक एट आर टू डिफरेंट सोर्सेज, क्योंकि द क्वेश्चंस दैट दे आस्क वो एंटायरली डिफरेंट होते हैं एक दूसरे से। सो कमिंग टू JNU एंट्रेंस एग्जाम, तो इसमें आपको देखना पड़ेगा जो मास्टर्स, पर्टिकुलरली जो मास्टर्स का प्रिस्क्राइब्ड सिलेबस है विच इज फ्रीली अवेलेबल ऑन इंटरनेट, तो वो प्रिस्क्राइब्ड रीडिंग्स हैं। एटलीस्ट यू शुड हैव अ गुड आइडिया ऑफ कि व्हाट दोज रीडिंग्स आर, कि वो रीडिंग्स क्या बता रही हैं, तो वो रीडिंग्स क्या हैं। तो दैट इज क्रूशियल एज फार एज JNU एंट्रेंस एग्जाम इज कंसर्न। ऐसा नहीं हो पाएगा कि आप सारी रीडिंग्स कर लेंगे या जो भी प्रिस्क्राइब्ड सिलेबस है वो कवर कर लेंगे, बट आपको नॉट ब्रीफ बट एज फार एज जो लास्ट ईयर पेपर था उसमें आपको काफ़ी डिटेल्ड आइडिया होना चाहिए था कि JNU का जो सिलेबस है वो क्या है। एक कर्सरी ग्लांस से आई डोंट थिंक उससे काम बन जाएगा, पर्टिकुलरली जो लास्ट ईयर का पेपर था। तो दैट इज़ माई फर्स्ट सजेशन दैट यू सिलेबस ऑफ मास्टर्स इन CBSE इज कंसर्न, तो वो काफ़ी ज़रूरी है कि आप उस सिलेबस को देख लें, तो रीडिंग्स का एक अच्छा खासा आइडिया लगा लें कि रीडिंग्स क्या कह रही हैं, क्या बता रही हैं आपको। और पर्टिकुलरली इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ लास्ट ईयर्स का एग्जाम ये डिमांड कर रहा था कि आप रीडिंग से
को अच्छी तरह वाकिफ़ हों, आप रीडिंग्स को अच्छी तरह से पढ़े हों, तो भी आपको एग्जाम क्रैक कर सकते थे इन ओपिनियन। सो जो रीडिंग्स एज फार एज JNU का एंट्रेंस एग्जाम इज कंसर्न, उसमें जो रीडिंग्स प्रिस्क्राइब्ड हैं, जितनी हो रीडिंग्स हो सके, यू हैव टू डू दोज रीडिंग्स। वो आई थिंक इज द फर्स्ट। तो इसमें जैसे आपने JRF भी क्रैक किया था पिछले बार 2022 में, और इस बार क्या है कि NDA एग्जाम कंडक्ट करा है, उन्होंने स्पेसिफिक मेंशन किया कि जो PhD का जो सिलेबस होगा वो आपके जो नेट JRF का सिलेबस होता है उसी पर बेस्ड होगा। तो पॉलिटिकल साइंस के लिए कुछ आप उस जो नेट JRF का जो है उसके लिए कुछ यूट्यूब चैनल या कुछ आपने सोर्स इस्तेमाल किया हो, खासकर जैसे आपको पता है कि पॉलिटिकल साइंस काफ़ी ब्रॉडर होता है, तो उसके लिए जो खासकर अभी टाइम बचा नहीं हुआ है, तो आप कुछ स्पेसिफिक बता पाएँ, कुछ यूट्यूब चैनल या कुछ किताबें जो पॉलिटिकल साइंस के लिए काफ़ी हेल्पफुल है। रिसोर्सेज में तो जो नॉर्मली हम रिसोर्सेज यूज़ करते हैं, फॉर एग्जांपल नेट का सिलेबस है वो 10 यूनिट्स है, वो काफ़ी डिटेल्ड आपको बताता है। UGC नेट उनकी वेबसाइट पर अवेलेबल है, तो वो डिटेल में बताते हैं कि हर एक यूनिट एंड सब यूनिट्स के बारे में। तो उसके लिए वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट के लिए आई थिंक जो मैंने बुक कंसल्ट की थी दैट इज़ एंड्रू हेवुड एज वेल एज ब्रायन नेल्सन, वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट के लिए। फिर पॉलिटिकल थियरी के लिए अगेन एंड्रू हेवुड की दूसरी बुक, इंडियन पॉलिटिकल थॉट के लिए विद्युत नारायण एंड थॉमस पैंटनम की बुक थी आई गेस। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए प्रॉब्ली लक्ष्मीकांत हम यूज़, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज वेल एज पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत हम यूज़ करते हैं। सो और इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए Baylis and Smith is highly recommended as far as international relations concerned. Exactly. और इंडियन फॉरेन पॉलिसी में आई थिंक डेविड मलोन की बुक है, और इंडियन फॉरेन पॉलिसी का गाइड आता है that traces the chronology of Indian foreign policy right from 1947. I mean that's freely available on the internet, so that you can consult for these subjects. आपकी पॉलिटिकल साइंस के लिए सोर्सेज अभी बता रहे थे राहुल, और मैं यहाँ पर बस एक छोटा सा सजेस्ट देना चाहूँगा कि ये सब किताब आपको मेरे हिसाब से इस किताब को आपको पढ़ने में अच्छा खासा टाइम लगेगा, तो मेरे हिसाब से सेलेक्टिवली आप इसको देख सकते हैं, खासकर एंड्रू हेवुड का जो बुक है उसको आप Exactly. वो तो आपको मैनेज करना पड़ेगा डिपेंडिंग अपॉन कि आपके पास कितना टाइम है। फॉर एग्जांपल इफ यू आर प्लानिंग टू अपेयर दिसंबर वाले नेट एग्जाम, तो उसके लिए यू हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, तो उसके लिए यू कैन, अगर आप बाकी कुछ नहीं कर रहे हैं तो उसके लिए तो आप डिटेल में पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास टाइम नहीं है वेदर फॉर JNU एंट्रेंस एग्जाम और एनी अदर एग्जाम, तो यू हैव टू कट शॉर्ट, आपको ब्रीफली इन किताबों को देखना पड़ेगा। और मोर इम्पॉर्टेंटली जब आपका सिलेबस कवर हो जाएगा तो मोर इम्पॉर्टेंट आपके टेस्ट सीरीज, पर्टिकुलरली इन केस ऑफ MCQ एग्जाम्स, तो जितनी भी टेस्ट सीरीज आपको ऑनलाइन मिले या जितने भी क्वेश्चन मिले तो वो करनी चाहिए आपको। लाइक इन्फिनिट नंबर ऑफ टेस्ट सीरीज आप लगा सकते हैं, इतने क्वेश्चन आपको ईजिली अवेलेबल मिलेंगे इंटरनेट पे। आई मीन इट्स ट्रू कि उनकी क्वालिटी उतनी अच्छी खासी नहीं होती, बट स्टिल यू कैन प्रैक्टिस वैसे कि आप इंटरनेट पे जितने भी आपको क्वेश्चन मिले आप वो क्वेश्चन सॉल्व करें। तो मतलब राहुल का यही सजेशन है कि प्रीवियस ईयर पेपर जितना हो सके आपका जो PYQ जितना हो सके उसको आप लगाइए। सबसे पहले तो आप जो सिलेबस उसको एक ग्लांस ले सकते हैं उसको ब्रॉडली, तो नहीं कम से कम लेकिन ओवरव्यू उसका होना चाहिए आपके पास, पॉलिटिकल थ्योरी हो, वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट हो, IR का हो आपका, तो उसके लिए इन्होंने किताब भी सजेस्ट किया और उसको सेलेक्टिवली आप पढ़ने की कोशिश कीजिए, खासकर PhD के लिए, क्योंकि उसके लिए आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है। और इन्होंने इनका फोकस ज़्यादा है कि आप प्रीवियस ईयर पेपर क्वेश्चन जहाँ से भी मिले आपको तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा आपको करने की जरूरत है। एग्जैक्टली, प्रीवियस ईयर पेपर का भी एक स्ट्रैटेजी होना चाहिए कि you should practice the previous year questions in a manner कि आप सिर्फ वो क्वेश्चन ना करें बल्कि you should work around that question as well। उसका मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल if there is a question about globalization, तो फॉर एग्जांपल there is this question कि डेविड हार्वी का ग्लोबलाइजेशन के बारे में क्या कहना है, तो you have to read around globalization as well। like फॉर एग्जांपल ग्लोबलाइजेशन के जो थियरिस्ट्स हैं, like फॉर एग्जांपल एंथनी गिडन्स, तो आपको एंथनी गिडन्स को भी पढ़ना पड़ेगा कि एंथनी गिडन्स क्या कहते हैं ग्लोबलाइजेशन के बारे में। इसीलिए फॉर एग्जांपल there is a question about nationalism, तो आपको नेशनलिज्म के फॉर एग्जांपल एथनो सिंबलिज्म आ रहा है एंथनी डी स्मिथ का, तो आप एंथनी स्मिथ को ये आप ना सिर्फ एंथनी स्मिथ को पढ़ेंगे बल्कि आप फिर पढ़ेंगे इन्वेंशन ऑफ ट्रेडिशन बाय एरिक हॉब्सबॉम या जो बाकी या डेरिवेटिव डिस्कस बाय पार्कर चैटर्जी। तो दिस इज व्हाट आई मीन बाय रीडिंग अराउंड द क्वेश्चन पेपर। अब राइट हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन जो खासकर जो PhD स्टूडेंट्स हैं उनको काफ़ी पसंद करते हैं, रिसर्च मेथोडोलॉजी वाला सेक्शन। और जैसे आपने इस बार का नोटिफिकेशन भी देखा होगा, उसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि जो 50 क्वेश्चन जो रहेगा 50% क्वेश्चन जो रहेगा वो आपकी रिसर्च मेथोडोलॉजी से होगा, RM से होगा। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जो आपने PhD में खासकर स्पेसिफिक RM को लेकर क्या स्ट्रेटजी अपनाया था आपने, उसके बाद सेकेंड आप बताइए कि सोर्सेज क्या उसके लिए आपने इस्तेमाल किया। जी बिल्कुल, एलन ब्राइमन करके बुक है जो काफ़ी फेमस बुक है, वो आप कर सकते हैं। उसके बाद हालांकि काफ़ी डिटेल बुक है, बट काफ़ी डिटेल बुक है, तो उसमें सारा पढ़ने की आपको जरूरत नहीं है, बस आप बेसिक आइडिया उससे ले लीजिए। बट मोर इम्पॉर्टेंटली क्या है कि इफ देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ टाइम तो आप एक काम कर सकते हैं, अब ई ज्ञान कोश पे नोट्स मिलते हैं, नॉट पॉलिटिकल साइंस बट एंथ्रोपोलॉजी के नोट्स, एंथ्रोपोलॉजी सोशियोलॉजी के नोट्स ई ज्ञान कोश पे पर्टिकुलरली, क्योंकि हम माने या ना माने एंथ्रोपोलॉजी में इट इज़ इनबिल्ट, इट इज़ स्ट्रक्चरल टू एंथ्रोपोलॉजी की उनका रिसर्च मेथोडोलॉजी काफ़ी हार्ड और काफ़ी डेंस होता है या काफ़ी विगरस होता है इंटेलेक्चुअली एज इन कंपैरिजन टू पॉलिटिकल स्टडीज। सो व्हाट यू कैन डू इज ई ज्ञान कोश जो इग्नो के नोट्स है, वहाँ पे एंथ्रोपोलॉजी या सोशियोलॉजी की जो रिसर्च मेथोडोलॉजी की नोट्स है, यू कैन डाउनलोड देम। दीज आर आई थिंक 7 ब्लॉग्स हैं और हर एक ब्लॉग अराउंड 60 पेजेस का है,
एक रीडिंग उनका इज़ मोर देन इनफ, एक रीडिंग कर लीजिए, उनके नोट्स बना लीजिए, आई थिंक वो आपका रिसर्च मेथोडोलॉजी क्लियरली कवर। तो आप राइट मुझे करेक्ट कीजिएगा, आप सजेस्ट कर रहे हैं कि जो इग्नू का जो मटेरियल आता है खासकर मास्टर्स में, जिसमें सोशियोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी का जो आरएन वाला सेक्शन है उसको वहाँ से ई ज्ञान कोर्स से आपको जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। अगर आपको इनिशियली आपको आइडिया है रिसर्च व्हाट इज रिसर्च मेथोडोलॉजी, तो वो एक हिसाब से काफ़ी रीइंफोर्स करेगा आपकी नॉलेज को। दैट इज द मटेरियल इन इटसेल्फ काफ़ी अच्छा है, ऐसा नहीं है कि वो मटेरियल सिर्फ एक सप्लीमेंट्री है, वो मटेरियल भी एंथ्रोपोलॉजी का काफ़ी अच्छा मटेरियल है। तो आई वुड हाईली सजेस्ट दैट कि वो आप पॉलिटिकल स्टडीज़ का भी अवेलेबल है, बट इट्स नॉट एट दैट डायरेक्टली विगरस, लेकिन जो सोशियोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी का आई वुड रिकमेंड दैट। एक चीज़ मैं क्लियर कर दूँ कि यहाँ एंथ्रोपोलॉजी और सोशियोलॉजी का पूरा सिलेबस नहीं देखना, सिर्फ उसका आरएन वाला पार्ट जो है रिसर्च मेथोडोलॉजी का जो पेपर होता है उसी को डाउनलोड करना है, उसी को देखना है। और दूसरा बात मैं जानना चाहूँगा राइल आपसे कि जैसे आपको पता होगा कि रिसर्च मेथोडोलॉजी और आरएन वाला सेक्शन में फिलॉसफी ऑफ साइंस अच्छी खासी क्वेश्चन रहती है, तो फिलॉसफी ऑफ साइंस में आप स्पेसिफिक कुछ सजेशन देना चाहें या कुछ कोई ऐसा थिंकर हो जिस पर आपको आपके हिसाब से फोकस करने की जरूरत है? जी बिल्कुल, मैं इसमें एक यूट्यूब चैनल सजेस्ट करूँगा, उसका नाम है सिसिफस SIPHS, सिसिफस रीडिंग करके एक चैनल है। वो स्टार्ट करते हैं रसल से, इंडक्टिविज्म से एक्चुअली वो स्टार्ट करते हैं, फिर वो रसल्स चिकन पे आ जाते हैं, फिर उसके बाद जो प्रॉब्लम इंडक्टिविज्म है, फिर पॉपर से कून से लाकाटोश से फेराबैम। तो सिसिफस रीडिंग जिसका लिंक प्रॉब्लली डिस्क्रिप्शन में दे दीजिएगा, तो उसके लेक्चर्स काफ़ी सही, उसके काफ़ी लेक्चर्स मुझे काफ़ी सही लगे, तो उसी वजह से मेरा फिर डेवलप काफ़ी इंटरेस्ट हुआ फिलॉसफी ऑफ साइंस में, विच कैन बी रियली हार्ड टू बिगिन विद। अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं पहले रिसर्च मेथोडोलॉजी पढ़ना और फिलॉसफी ऑफ साइंस पढ़ रहे हैं, इट कैन बी हार्ड आस, बट वंस यू गेट अ होल्ड ऑफ इट तो आपको काफ़ी मजा आएगा फिर उसके बाद उसमें। फिलॉसफी ऑफ साइंस की बात होगी, फिलॉसफी ऑफ साइंस में मेरे हिसाब से कुछ थिंकर्स जिस पर आपके हिसाब से राइल मतलब ज़्यादा फोकस करने की जरूरत है, कुछ ऐसे थिंकर जिनकी किताब जिनके आइडिया पर ज़्यादा आपको फोकस करने की जी पहले तो आप वियना सर्कल के बारे में पढ़ेंगे कि व्हाट इज़ वियना सर्कल, एक बिल्कुल क्रोनोलॉजी से जो मैंने आपको चैनल सजेस्ट किया वो इनफैक्ट जी बिल्कुल जो इनफैक्ट जो ज्ञान कोशिशों के नोट्स हैं वो भी आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में फिलॉसफी ऑफ साइंस के नोट्स प्रोवाइड करते हैं। लेकिन जो इस चैनल पे जो मैंने सीखा कि कैसे आप इसको परस्यू कर सकते हैं, लाइक यू स्टार्टेड वियना सर्कल, इंडक्टिव जो पॉजिटिविस्ट थे, लॉजिकल पॉजिटिविस्ट वो क्या कहते हैं, फिर उसके बाद आप चले जाएंगे रसल चिकन पे, मतलब जो क्रिटिसिज्म है इंडक्टिविज्म का पहला क्रिटिसिज्म, और कॉइन्स के जो रिडल्स हैं, थॉमस कॉइन के जो रिडल्स हैं वो, उसके बाद उस पे बस इनका करसरी अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट एज फार एज द एंट्रेंस एग्जाम्स आर कंसर्न। फिर कॉइन से फिर जाके कार्ल पॉपर के बाद थॉमस कून के साइंटिफिक रिवोल्यूशंस पे, पॉपर से लाकाटोश एंड लाकाटोश से इनफैक्ट आपको थोड़ा सा फेमिनिस्ट साइंस भी पढ़ना पड़ेगा, तो उसमें हेलेन लॉन्जिनो का भी थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन है जो नोट्स मैंने सजेस्ट किए, तो आई थिंक दैट्स मोर देन इनफ। और रिसर्च मेथोडोलॉजी में प्रॉब्ली चांसेस हैं कि जो स्टैटिस्टिकल बेस्ड क्वेश्चंस आए लाइक मीन मोड सेंट्रल टेंडेंसी या बाकी जो वेरिएबल्स हैं स्टैटिस्टिकल वेरिएबल्स, उनका ब्रीफ आइडिया होना चाहिए कि व्हाट आर दीज, तो वो तो इजीली मिल जाएगा, बट यू शुड हैव अ ग्रास्प ओवर दीज कांसेप्ट्स एज वेल। मेरे हिसाब से जो आप बता रहे हैं राइट, उसके लिए जो हमारा जो यूजीसी नेट जेआरएफ जो फर्स्ट पेपर होता है और उसका जो सेकंड यूनिट होता है वो मेरे हिसाब से हेल्पफुल रहेगा। हाँ वो थोड़ा हेल्पफुल है, बट यू नीड टू बिल्ड ऑन इट। लाइक फॉर एग्जांपल अगर आप यूजीसी नेट का सिलेबस पे ही पीएचडी एंट्रेंस उसके बेसिस पे इफ़ यू वांट टू क्रैक पीएचडी एंट्रेंस, आई थिंक वो तो फिजिबल होगा नहीं, बट यू नीड टू बिल्ड अप ऑन दैट। तो आई थिंक दैट इज रुडिमेंटरी, जो यूजीसी नेट का रिसर्च मेथोडोलॉजी है दैट इज रुडिमेंटरी, एग्जैक्टली वो फाउंडेशनल ब्लॉक्स हैं सबसे, बट यू नीड टू बिल्ड अप ऑन दैट। और हाँ जो ये कॉन्सेप्ट्स है लाइक मीन मोड एंड सेंट्रल टेंडेंसीज, जो बाकी सेंट्रल टेंडेंसीज हैं मीडियम वगैरह, तो ये तो इनमें बेसिक क्वेश्चन नहीं आएगा, बट यू नीड टू नो व्हाट दीज कॉन्सेप्ट्स एक्चुअली मीन, तो वो आप यूजीसी नेट के पेपर कौन से पता। थैंक यू सो मच राहिल, मेरे हिसाब से आपने जो पॉइंट बताया और आपने जो सजेशन दिया है उसको अगर स्टूडेंट जो हैं खासकर पीएचडी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं उसको अच्छे से फॉलो करें तो उनका अच्छा मार्क्स आएगा होपफुली। और लास्ट में मैं आप चाहूँगा कि अगर आप कुछ लास्ट में जेनरिक पॉइंट अगर आपको कुछ लगे जो पीएचडी की तैयारी कर रहे हैं इस बार और आपने जो नोटिफिकेशन दिया जो पैटर्न चेंज हुआ है, तो आपको अगर कुछ सजेशन लगे लास्ट में तो आप दे सकते हैं। पैटर्न जिस हिसाब से चेंज हुआ है, जो पैटर्न होने वाला है इट विल बी मोर और लेस सिमिलर टू यूजीसी नेट, तो आई थिंक दैट हैज़ इट्स ओन प्रोज एंड कॉन्स एज वेल, बट जिन लोगों का ऑलरेडी जेआरएफ है उनके लिए तो आई थिंक इट्स अ मेजर एडवांटेज एज वेल, बट जिनका नहीं है सो दे नीड टू बिल्ड अपॉन देयर प्रीवियस नॉलेज, और जो ऑलरेडी डिफाइंड सिलेबस है यूजीसी नेट का आई थिंक उस पर ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। बट इसका मेजर एडवांटेज इन माई ओपिनियन ये है कि पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम का सिलेबस इज वेरी मच वेरीगेटेड, काफ़ी डाइवर्स है। अगर पीएचडी एंट्रेंस भी नेट एग्जाम की तरह एक कॉन्स्ट्रिक्टेड सिलेबस में, एक डिफाइंड सिलेबस में कन्फाइंड होता है, तो आई थिंक दैट इज़ अ मेजर एडवांटेज यहाँ पे। तो आपको सब कुछ पढ़ना नहीं पड़ेगा, जैसे पास्ट ईयर्स में हम करते थे पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम के लिए कि काफ़ी ज़्यादा अनडिफाइंड सिलेबस हुआ करता था, बट चूँकि सिलेबस अभी काफ़ी डिफाइंड है, तो आई थिंक दैट इज़ अ मेजर एडवांटेज फॉर दिस टाइम्स पीएचडी एंट्रेंस। अगेन थैंक यू सो मच राहिल, और आप सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो
तो आप लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कोशिश कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा जो स्टूडेंट इसकी तैयारी कर रहे हैं PhD का, JNU का और DU का, उनके बीच शेयर कीजिए और